बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम खिज़र फ़ारूक। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th के। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल को यहाँ से हम पढ़ेंगे और उसका सबसे पहले गिवन डाटा लिखेंगे। अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर, हमें करंट दिया गया, हम लिख लेते हैं। और करंट को हम डिनोट करते हैं आई से। आई इज इक्वल टू 3 मिली एम्पेयर, और मिली किसके इक्वल होता है 10⁻³ के। तो हमारे पास करंट है 3 × 10⁻³ एम्पेयर। उसके बाद कहते हैं कि फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। 1 मिनट हमें दिया गया है टाइम, तो टाइम हम लिख लेते हैं और टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से। और टी है हमारे पास 1 मिनट, और 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकेंड। व्हाट इज़ द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, हमने कैलकुलेट करना है चार्ज टू फाइंड में चार्ज, और चार्ज को हम डिनोट करते हैं क्यू से। अब हम गिवन डाटा और टू फाइंड पे गौर करते हैं कि कौन सा फार्मूला लगेगा इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। कि हमारे पास आई है, हमारे पास टी है, और हमने क्यू फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे कि सिंपल सी हमारे पास करंट की इक्वेशन है कि वी नो दैट आई इज इक्वल टू होता है क्यू ओवर टी। अब क्योंकि हमने क्यू फाइंड करना है तो हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय टी। अब आई हमारे पास है 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ और मल्टीप्लाइड बाय टाइम है हमारे पास 60 सेकेंड। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 60 को 3 के साथ तो यह आता है 180 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ और हमने फाइंड किया है चार्ज, और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ये हमारे पास आ गया चार्ज 180 × 10⁻³ कूलम। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर है 14.2। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और यहाँ से गिवन डाटा लिखेंगे। एट 1 लाख ओम, क्योंकि यूनिट ओम है यहाँ पे तो इट्स मीन हमें रेजिस्टेंस दी गई है। तो हम लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, यहाँ पे इस न्यूमेरिकल में 2 रेजिस्टेंस है तो इसे R1 लिख देते हैं। तो R1 हमारे पास है 1 लाख ओम। हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू योर बॉडी इफ़ यू टच द टर्मिनल ऑफ अ 12 वोल्ट बैटरी। हमें वोल्टेज दिए गए हैं, हम लिख लेते हैं कि वोल्टेज जिसको हम V से डिनोट करते हैं और वो है हमारे पास 12 वोल्ट। हाउ मच करंट हमने फाइंड करना है, टू फाइंड करंट, और जिसको हम डिनोट करते हैं I से, क्योंकि यहाँ पे R1 है तो हम इसे लिख लेते हैं I1। अभी यहाँ तक हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर आगे फर्दर हम स्टेटमेंट आगे फिर पढ़ेंगे। अब अगर हम देखें कि हमें रेजिस्टेंस गिवन है, हमें वोल्टेज गिवन है, और हमने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो इट्स मीन इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सिंपल हम ओहम लॉ अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं कि वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। अगर यहाँ हमारे पास I1 है तो ये क्या हो जाएगा R1। तो I फाइंड करना है हमने, तो ये हो जाएगा V ओवर R1। V इज़ 12, R1 इज़ 1 लाख। तो ये हो गया हमारे पास 12 ओवर, इस 1 लाख को हम लिख सकते हैं 10⁻5। तो अब हमारे पास ये आ गया 12, और 10⁻5 जो है ये ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻5। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 1.2 × 10⁻1, और साथ में हमारे पास क्या खड़ा था 10⁻5। अब प्लस का 1 है, माइनस का 5 है, तो हमारे पास आ गया 1.2 × 10⁻4। और ये क्या फाइंड किया हमने, करंट, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो ये हमारे पास आ गया करंट। उसके बाद हम फर्दर पढ़ते हैं।
इफ़ योर स्किन इज़ वेट सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओहम। नाउ अब हम फर्दर चलते हैं कि अब जो रेजिस्टेंस है वो कितनी रह जाए, जस्ट 1000 ओहम। तो हम इसे R2 कह देते हैं और ये है हमारे पास 1000 ओहम। हाउ मच करंट फ्लो वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। इट्स मीन कि हमें वोल्टेज वही दिए गए हैं कि अगर सेम वही वोल्टेज हो, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट हो, तो अब करंट कितना फ्लो करेगा। करंट I2 अब हम फाइंड कर लेते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस को हमने R2 कहा है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सेम उसी तरह से कि हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमारे पास वोल्टेज है और हमने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। जस्ट उसने रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया है, बाकी वोल्टेज वही है। अब हम फाइंड कर लेते हैं कि करंट कितना फ्लो करेगा। तो हम लिखेंगे उसी तरह से कि I2 जिस तरह से ये फार्मूला हमने लिखा है यहाँ पे हो जाएगा V/R2। V कितना है 12, अब R2 हमारे पास कितना है 1000, तो ये हो जाएगा 12/1000 को हम लिख सकते हैं 10⁻3। तो अब हमारे पास ये हो जाएगा 12 10⁻3 ऊपर जाके हो जाएगा -3। और उसी तरह से 12 को हम लिख सकते हैं 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1 और पहले से हमारे पास खड़ा है 10⁻3। अब +1 और -3 हो जाएगा, हमारे पास बच जाएंगे -2। तो 1.2 10⁻2 हमने फाइंड क्या किया है, करंट, और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो ये हमारे पास आ गया I2 जब रेजिस्टेंस हमारे पास 1000 ओहम होगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.3। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे सबसे पहले और फिर लिखेंगे गिवन डाटा। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ वायर इज 10 मेगा ओहम। हमें रेजिस्टेंस दी गई है और रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से, और ये है हमारे पास 10 मेगा ओहम। वी नो दैट कि मेगा होता है 10⁻+6 के, तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+6 ओहम आ गया। इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम डिनोट करते हैं V से, और वो है हमारे पास 100 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट पासिस थ्रू इन मिली एम्पेयर। हमने फाइंड करना है करंट, और आखिर में कहा है कि उसका आंसर जो है वो किस में हो, मिली एम्पेयर में हो। ये जब हम सॉल्व करेंगे तो तब इसका आंसर जो है वो मिली एम्पेयर में दे देंगे। तो अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। तो अब हम गिवन डाटा पर एक और करेंगे कि हमारे पास रेजिस्टेंस गिवन है, हमें वोल्टेज गिवन है, और क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। मीन R, V और I में कोई ऐसा फार्मूला जो रिलेशन हो। तो हम जानते हैं कि हमारे पास जो ओहम्स लॉ है V इज इक्वल टू IR, ये रिलेशन है इन तीनों टर्म्स में। तो हमने अगर I फाइंड करना है यहाँ से, तो इस फार्मूले को लिख सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। R जो है V के नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। V हमारे पास कितना है, 100 है। R हमारे पास कितना है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6 हो गया। अब इस 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻+2, और नीचे हमारे पास हो गया 6 और 1 10⁻7। अब हमारे पास है 10⁻+2 और प्लस का 7 ऊपर जाके हो जाएगा -7। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10⁻−5। तो ये आ गया करंट। अब 10⁻−5 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻−2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। अब 10⁻−2 को मैं लिख सकता हूँ 0.01, और -3 को क्या लिख सकते हैं हम, मिली, क्योंकि वी नो दैट 10⁻3 जो है वो किसके इक्वल होता है, मिली के। अब ये करंट था, तो करंट का यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, एम्पेयर। तो ये हमारे पास आंसर किस में आ गया, मिली एम्पेयर में, 0.01 मिली एम्पेयर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.4। इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे और यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे हम
गिवन डाटा बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, हम लिख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, V से, और वो है हमारे पास 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर अ करंट ऑफ 1.5 एम्पेयर। हमें करंट दिया गया, हम लिख लेते हैं कि करंट जिसको हम डिनोट करते हैं I से, और वो है हमारे पास 1.5 एम्पेयर। passes through it, how much energy would be obtained from the current in 2 minute। 2 मिनट हमें दिया गया है टाइम, और टाइम को हम डिनोट करते हैं T से, और वो है हमारे पास 2 मिनट, और वी नो दैट 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो हमारे पास आ गए 120 सेकेंड। हाउ मच एनर्जी, हमने क्या फाइंड करनी है, एनर्जी। टू फाइंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और जिसको हम डिनोट कर देते हैं W से। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो देखेंगे हमारे पास V दिया गया है, और I दिया गया है, और T दिया गया है, और हमने W फाइंड करना है। अब सिंपल सा फार्मूला, सबसे पहले अगर मैं W को लिखूं कि वी नो दैट W इज इक्वल टू होता है Q मल्टीप्लाइड बाय V। अब यहाँ पे देखें हमारे पास V तो है, लेकिन हमारे पास Q नहीं है। तो अगर हम Q के लिए इक्वेशन लिखते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है I मल्टीप्लाइड बाय T, तो W के लिए फार्मूला क्या बनेगा, अब Q की जगह आ जाएगा I मल्टीप्लाइड बाय T, और पहले से क्या खड़ा था हमारे पास V। अब अगर इस फार्मूले पे मैं गौर करूँ कि अब हमारे पास I भी है, T भी है, और V भी है, अब हम W फाइंड कर सकते हैं। अब वैल्यूज पुट कर देंगे, तो I है हमारे पास 1.5, T है हमारे पास 120, और V है हमारे पास 10। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 10 मल्टीप्लाइड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 1.5, तो हमारे पास आंसर आता है 1800। एनर्जी है तो यूनिट क्या आ जाएगा, जॉल। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4। न्यूमेरिकल नंबर है हमारे पास 14.5। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, और यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे गिवन डाटा, 2 रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम। हमारे पास ना 2 रेजिस्टेंस गिवन है, ये हम लिख लेते हैं सबसे पहले कि हमारे पास R1 है 2 किलो ओम, और किलो मीन 10 पावर प्लस 3, तो हम इसे लिख सकते हैं कि R1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 ओम, एंड R2 है हमारे पास 8 किलो ओम। अगेन हम R2 लिख देंगे 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 ओम। आर जॉइंट इन सीरीज़, ये हम याद रखेंगे कि इन दो जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है इनको सीरीज़ में जॉइन किया गया है। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इफ़ 10 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टेड, हमें वोल्टेज गिवन है, और जिसको डिनोट करते हैं हम V से, और वो है हमारे पास 10 वोल्ट अक्रॉस द एंड्स ऑफ कम्बिनेशन, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। हमने कुछ क्वांटिटीज़ फाइंड करनी है, तो हम इसको बारी बारी जो है सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में हमें कहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कम्बिनेशन, हमने फाइंड करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम जो है वो डिनोट करते हैं आर ई से। क्या हमने आर ई फाइंड करनी है इस ए पार्ट में। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वी नो दैट फॉर सीरीज कम्बिनेशन, तो फार्मूला हमारे पास आर इक्विवेलेंट के लिए क्या होगा कि आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है R1 प्लस R2। सिंपल हम इनको ऐड कर देंगे। अब R1 हमारे पास कितना है 2, और R2 हमारे पास कितना है 8, 2 प्लस 8 कितना हो जाएगा 10। अब हम यूनिट क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास ये 2 जो था ये किस में था किलो में, और 8 भी किस में था किलो में, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा किलो और रेजिस्टेंस का यूनिट साथ में ओम।
तो ये हमारे पास आ गया आर इक्विवेलेंट 10 किलो ओम। अब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट। बी पार्ट में क्या कहता है कि करंट पासिस थ्रू ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में से जो करंट फ्लो करेगा वो हमने फाइंड करना है। तो बी, अब एक बात यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने फाइंड तो करंट करना है I1 I2, ये हमने फाइंड करना है, लेकिन एक चीज़ हम जानते हैं कि सीरीज़ कम्बिनेशन में करंट सेम होता है हर रेजिस्टेंस में से। तो यहाँ पे हम एक सेंटेंस लिख देंगे कि व्हेन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, रेजिस्टेंस आर connected in series, then same current will flow through each of resistance. Therefore I1 इक्वल टू I2 इक्वल टू I कह देते हैं हम कि सीरीज़ कम्बिनेशन है, हमारे पास करंट जो है वो हर रेजिस्टेंस में से सेम फ्लो करेगा। तो अब हम अगर I फाइंड कर लें, वही हमारे पास I1 होगा और वही ही हमारे पास I2 होगा। तो बाय यूजिंग ओहम्स लॉ हम I फाइंड कर सकते हैं कि I इज इक्वल टू होता है V/R। लेकिन मसला ये है कि अब हम यहाँ पे R कौन सा यूज़ करेंगे। हमारे पास तो R1 भी है, हमारे पास R2 भी है, हमारे पास RE भी है। अब क्योंकि करंट जो हम फाइंड कर रहे हैं I, ये तमाम रेजिस्टेंस के लिए है, R1 के लिए भी है, हमें R2 के लिए भी है, तो इसीलिए हम यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन सा यूज़ करेंगे, R इक्विवेलेंट। तो V हमारे पास कितना है, V है 10 वोल्ट और RE अभी हमने फाइंड किया वो कितना है 10 किलो ओम। तो किलो के साथ हम क्या लिख देंगे 10⁻+3 आ जाएगा। अब 10 से 10 कैंसिल हुआ, बाकी बच गया 1/10⁻3 और इसको हम लिख सकते हैं कि I इज इक्वल टू 10⁻+3 ऊपर जाके हो जाएगा -3। तो हमारे पास करंट आ गया 10⁻³ एम्पेयर या फिर 10⁻³ वी नो दैट किसके इक्वल होता है, मिली के, या फिर हमारे पास आ गया 1 मिली एम्पेयर। तो ये हमारे पास आ गया करंट जो कि सेम होगा R1 और R2 के लिए। अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट में हमें क्या कहता है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है क्योंकि सीरीज़ कम्बिनेशन है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो हमारे पास डिफरेंट होता है। तो दोनों रजिस्टर के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1, इसको हम कह देते हैं V1। अब हम V1 फाइंड कर लेते हैं। हम ओहम्स लॉ यूज़ करेंगे, वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है IR। अगर हमारे पास यहाँ पे V1 है तो क्या होगा R1, क्योंकि हम R1 के लिए फाइंड कर रहे हैं। I अभी हमने फाइंड किया है, कितना है 1 मिली एम्पेयर। 1 मिली एम्पेयर को हम लिख देंगे 10⁻³ और R1 की वैल्यू है हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+3। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+3, ये -3 और +3 कैंसिल हो गए, बाकी बच गया 2। तो V1 हमारे पास आ गया 2 वोल्ट। इसी तरह से हम अब फाइंड कर लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R2, इसे हम क्या कह देते हैं V2। सो अगेन यूजिंग ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। अगर ये V2 है तो हमारे पास क्या होगा R2 जी। I के वैल्यू 1 मिली मीन 10⁻³ और R2 हमारे पास क्या है, गिवन डाटे में हम देखेंगे R2 है हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+3, -3 +3 कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया 8। तो V2 हमारे पास आ गया 8 वोल्ट। तो ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गए दोनों रजिस्टर के अक्रॉस।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.6। इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जहाँ से सबसे पहले जो है वो हम लिखेंगे गिवन डाटा, फिर इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे कि टू रेजिस्टेंस ऑफ 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम। हम लिख लेते हैं कि हमारे पास दो रेजिस्टेंसेस हैं। R1 है हमारे पास 6 किलो ओम। अगेन वी नो दैट कि किलो होता है 10 पावर प्लस 3, तो हमारे पास R1 आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 ओम। R2 है हमारे पास 12 किलो ओम। इट्स मीन R2 हो गया 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 ओम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अब ये बात याद रखनी है कि इन रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कंबाइन किया गया है। उसके बाद है 6 वोल्ट बैटरी इज़ कनेक्टिंग अक्रॉस इट्स एंड। हमारे पास वोल्टेज गिवन है और जिसको हम डिनोट करते हैं V से, और वो है हमारे पास 6 वोल्ट। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। हमने फॉलोइंग क्वांटिटीज़ की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं ए पार्ट को। ए पार्ट में हमें क्या कहा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने फाइंड करनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम डिनोट किससे करते हैं, आर ई से। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ए पार्ट को हमने आर ई फाइंड करनी है, और कॉम्बिनेशन कौन सा है हमारे पास, पैरेलल। कि वी नो दैट फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन फार्मूला होता है 1 ओवर आर ई इज इक्वल टू 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2। अब R1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, R1 है हमारे पास 6, और R2 की वैल्यू क्या है, R2 है हमारे पास 12। तो ये हो गया 1 ओवर आर ई। यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आ गया 12, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 1, तो ये आ गया हमारे पास 3 ओवर 12, 1 ओवर आर ई। अब 1 ओवर आर ई का रेसिप्रोकल होगा आर ई, और 3 ओवर 12 का रेसिप्रोकल होगा 12 ओवर 3, तो हमारे पास आर ई आ जाएगा 4। अब यूनिट क्या लिखेंगे, क्योंकि हमने डायरेक्ट 6 यूज़ किया था और ये हमारे पास किस में थे, किलो ओम में, और डायरेक्ट 12 यूज़ किया और ये भी किस में थे, किलो ओम में, तो इसका आंसर भी हम किस में दे देंगे, किलो ओम। तो ये हमारे पास आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट की तरफ कि करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हमने करंट फाइंड करना है बी पार्ट में, तो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है करंट जो है वो डिफरेंट होगा, तो इसीलिए हम R1 और R2 के में से करंट जो है वो फाइंड कर लेते हैं बारी बारी। तो सबसे पहले लिखेंगे करंट पासिंग थ्रू R1, और इसको हम कह देते हैं I1। तो बाय यूजिंग ओम लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR। अब क्योंकि हम करंट फाइंड कर रहे हैं I1 किस में से पास हो रहा है, R1 में से, तो I1 के लिए फार्मूला हमारे पास आ जाएगा V ओवर R1। अब V हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट है, वो लिख लेते हैं हम। V है हमारे पास 6 ओवर R1 हमारे पास कितना है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3। अब 6 से 6 कैंसिल हुआ, तो ये आ गया हमारे पास 1 ओवर 10 पावर प्लस 3, और I1 हमारे पास आ जाएगा 10 पर प्लस 3 ऊपर जाके हो जाएगा माइनस का, तो 10 पर -3 एम्पेयर। अब ये भी हम जानते हैं कि 10 पर -3 तो किसके इक्वल होता है, मिली के, तो हमारे पास I1 आ गया 1 मिली एम्पेयर। अब इसी तरह से हम करंट फाइंड कर लेते हैं, करंट पासिंग थ्रू R2, और इसको हम क्या कह देते हैं कि हम I2 फाइंड कर लेते हैं। अगेन सेम फार्मूला, कि I2 इज इक्वल टू V ओवर R2। अब V हमारे पास कितना है,
गिवन डाटा में हम देखेंगे वी हमारे पास है 6, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर R2 कितना है हमारे पास, R2 है हमारे पास 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3, तो ये हम लिख लेते हैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3। अब 6 ओवर 12 जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.5 और प्लस 3 ऊपर जाके हो जाएगा -3, तो ये हमारे पास आ गया I2। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं I2 = 0.5, 10 पर -3 क्या होता है मिली, और साथ में आ जाएगा एम्पेयर, तो ये हमारे पास आ गया करंट I2। उसके बाद अब हम चलते हैं सी पार्ट की तरफ, कि सी पार्ट में हमसे पूछा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास कम्बिनेशन कौन सा है। कम्बिनेशन हमारे पास है पैरेलल, और ये भी हम जानते हैं कि इन पैरेलल कम्बिनेशन के पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वो क्या होता है, सेम होता है। तो अब हम एक सेंटेंस यहाँ पे लिख देंगे, सिंस द रेजिस्टेंस आर कनेक्टिंग इन पैरेलल, सिंस द resistances are connected in parallel, therefore potential difference across each of the resistance will be same, which is equal to सोर्स वोल्टेज। और सोर्स वोल्टेज जो हमने बैटरी से वोल्टेज प्रोवाइड किया है वो कितना था, 6 वोल्ट। तो इट्स मीन V1 इक्वल टू होगा V2 के, इक्वल टू होगा V के, और वो हमारे पास कितना है, 6 वोल्ट है। तो जितना बैटरी से वोल्टेज हम दे रहे होंगे उतना ही हमारे पास R1 और R2 के अक्रॉस होगा। न्यूमेरिकल हमारे पास 14.7, इसकी हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से गिवन डाटा लिखते हैं, फिर इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करेंगे। कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट, हमें वोल्टेज गिवन है और जिसको हम डिनोट करते हैं V से, और वो है हमारे पास 220 वोल्ट। 100 वाट हमें क्या गिवन है, पावर गिवन है, और पावर को हम डिनोट करते हैं P से, और वो है हमारे पास 100 वाट। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। अभी हम यहाँ तक इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने फाइंड करनी है रेजिस्टेंस, और जिसको हम डिनोट करते हैं R से। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं कि हमारे पास वोल्टेज गिवन है, हमारे पास पावर गिवन है, और हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें पावर गिवन है तो पावर का कोई फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे क्या फाइंड करने के लिए, रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए। थोड़ा सा हम रफ में देख लेते हैं कि पावर के कौन से फार्मूले हैं और कौन सा फार्मूला हम यूज़ करके यहाँ से रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। कि सबसे पहला फार्मूला पावर का है P = IV। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है ही नहीं, तो इस मीन ये फार्मूला हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद पावर का फार्मूला है हमारे पास P = I²R। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास करंट गिवन हो, लेकिन हमारे पास तो वोल्टेज गिवन है। तो पावर का एक और फार्मूला है हमारे पास P = V²/R। अब अगर इस फार्मूले को देखें तो यहाँ से हम जो है वो रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास वोल्टेज और पावर गिवन हो। अब ये दोनों चीज़ें हमें जो है वो गिवन है, तो यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि वी नो दैट। तो हम ये फार्मूला लगाएंगे P = V²/R। तो R = हो जाएगा हमारे पास V²/P।
अब v हमारे पास कितना है 220, ये आ जाएगा 220 और इसका स्क्वायर, और p हमारे पास कितना है 100। तो इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आ जाएगी 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, 484। अब क्या फाइंड किया हमने रेजिस्टेंस, तो यूनिट क्या हो जाएगा ओम। तो ये हमने रेजिस्टेंस फाइंड कर ली। अब हम फर्दर चलते हैं कि इफ़ द बल्ब इज़ यूज्ड 5 आवर्स डेली, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर बाय द बल्ब इन 1 मंथ। एक तो हम ये लिख लेते हैं कि हमारे पास ना टाइम गिवन है, तो टोटल टाइम जब हम लिखेंगे कि टोटल टाइम हमें किस में दिया गया है, आवर्स में, और वो कितना है कि अगर वो 5 आवर्स डेली यूज़ हो रहा है और कितने दिनों के लिए यूज़ हो रहा है, वो 30 डेज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 30 इज इक्वल टू 150 आवर्स। ये आ गया टोटल टाइम। हमने फाइंड क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है एनर्जी, किस में, किलो वाट आवर में। हमने एनर्जी फाइंड करनी है किलो वाट आवर में। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वी नो दैट एनर्जी इन किलो वाट आवर इक्वल टू होता है वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000। अब यहाँ पे वैल्यूज हम पुट कर लेते हैं कि हमारे पास पावर कितनी है, 100 वाट है जी। ये आ गया हमारे पास 100 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 150 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी आ जाएगी 15 और किस में आ गई, किलो वाट आवर में। तो ये हमारे पास आ गई एनर्जी इन किलो वाट आवर। तो ये न्यूमेरिकल हमारे पास सॉल्व हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.8। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन डाटा, एन इनकैंडेसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओहम। हमें रेजिस्टेंस दी गई है और रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं आर से, और वो है हमारे पास 95 ओहम। इज लेबल्ड 150 वाट। हमें पावर दी गई है और पावर को हम डिनोट करते हैं पी से, और वो है हमारे पास 150 वाट। इज दिस बल्ब डिजाइंड फॉर यूज इन अ 120 वोल्ट सर्किट और 220 वोल्ट सर्किट। इट्स मीन हमने वोल्टेज फाइंड करना है, और हम वोल्टेज फाइंड करने के बाद ये बताएंगे कि ये 120 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है या फिर 220 वोल्ट के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो हम फाइंड कर लेते हैं वोल्टेज V। अब हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। अब गिवन डाटा को हम देखेंगे और टू फाइंड को देखेंगे। हमारे पास रेजिस्टेंस है, हमारे पास पावर है, और हमने क्या फाइंड करना है, वोल्टेज। तो इट्स मीन पावर का ही कोई फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम रफ में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस न्यूमेरिकल को हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। पावर का फर्स्ट फार्मूला P इक्वल टू IV। हमें रेजिस्टेंस दी गई है, रेजिस्टेंस नहीं है, ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। पावर का नेक्स्ट फार्मूला P इक्वल टू I²R। अब यहाँ पे भी हमारे पास, क्योंकि हमने तो वोल्टेज फाइंड करना है, यहाँ पे करंट इन्वॉल्व है, तो ये भी हम यूज़ नहीं कर सकते। तो पावर का तीसरा फार्मूला P इक्वल टू V²/R। अब देखें, हमने वोल्टेज फाइंड करना है, पावर भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो इसमें ये फार्मूला जो है हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट P इज इक्वल टू V²/R। अब हमने क्या फाइंड करना है, V, तो V² इज इक्वल टू हो जाएगा P मल्टीप्लाइड बाई R। अब क्योंकि V के ऊपर स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट जी। ये हो जाएगा V², यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, और ये P मल्टीप्लाइड बाई R, और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट। तो फाइनली V हमारे पास आ गया PR और ये स्क्वायर रूट। अब P कितना है हमारे पास, P है हमारे पास 150 मल्टीप्लाइड बाई R कितना है हमारे पास 95, और इसका स्क्वायर रूट। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर
14,250 और इसका स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट को हम सॉल्व करते हैं तो v हमारे पास आ जाता है 119.4 वोल्ट। और 119.4 वोल्ट इसको हम लिख सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेट इक्वल है हमारे पास कितने के, 120 वोल्ट के। अब उसने हमसे क्या पूछा था, उसने कहा था कि क्या ये जो बल्ब है ये 120 के लिए डिज़ाइन किया गया है या फिर 220 के लिए डिज़ाइन किया गया। तो हमारा आंसर ही बता रहा है कि ये किसके लिए डिज़ाइन किया गया है, 120 वोल्ट के लिए। तो हम लिख देंगे कि हिंस करेक्ट आंसर इज 120 वोल्ट, कि ये डिज़ाइन किया गया है 120 वोल्ट के लिए। न्यूमेरिकल नंबर 9 है हमारे पास, अ हाउस इंस्टॉल्ड विद 10 बल्ब्स ऑफ 60 वाट ईच ऑफ विच आर यूज्ड 5 आवर्स डेली। तो यहाँ पे हमारे पास हमने कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है, जो मंथली एक्सपेंडिचर है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को जो हम है, जिस तरह से 4 पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, हम सेपरेट से इन 4 पार्ट्स में इनको सॉल्व कर लेते हैं और आखिर में जाके हम सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल जो है एक्सपेंडिचर वो आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम ए पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ए पार्ट किसके लिए, हमारे पास बल्ब के लिए है, तो हम लिख लेते हैं फॉर बल्ब्स। तो बल्ब्स के लिए हम गिवन डाटा लिखेंगे और बल्ब के लिए हम कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट चलेंगे जी। तो हमारे पास है 10 बल्ब्स ऑफ 60 वाट, हमारे पास पावर ऑफ सिंगल बल्ब दी गई है। और वो हमारे पास कितना है, 60 वाट। और इसी तरह से अगर हमारे पास एक बल्ब की पावर 60 वाट है तो फिर हमारे पास पावर ऑफ 10 बल्ब कितनी होगी, 60 मल्टीप्लाइड बाय 10 इक्वल टू 600 वाट हो जाएगा। उसके बाद हमने अब टाइम देखना है कि 5 आवर डेली यूज़ होते हैं और कितने दिनों के लिए उन्होंने यूज़ होना है, 30 डेज़ के लिए। तो हमारे पास टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम कितने दिनों के लिए, 30 डेज़ के लिए। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल टू हमारे पास आ जाएंगे 150 आवर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमें जो गिवन है वो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, ये भी हम लिख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, सिंगल यूनिट की जो कॉस्ट है वो कितनी, हमारे पास RS4 है। और हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे हम बल्ब्स के लिए कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम तरतीब के साथ लिख लेंगे कि हमारे पास एक बल्ब की पावर जो है वो 60 वाट थी, 10 बल्ब्स की पावर जो हमारे पास आ जाएगी 600 वाट। 5 आवर्स डेली यूज़ होते थे, तो 30 डेज़ के लिए कितने यूज़ हो जाएंगे, हमारे पास 150 आवर्स यूज़ होंगे। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हमारे पास सिंगल यूनिट की जो प्राइस है वो कितनी है, 4 है। तो अब हम फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल होता है वॉट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई कर देते हैं हम कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एक यूनिट की प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारे पास वाट कितने हैं टोटल, 600। तो वाट की जगह हमारे पास आ गया 600 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट हमारे पास कितना है 4। तो 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बल्ब के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी RS360। तो ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर बल्ब। इसी तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी
और इस बी पार्ट को हम सॉल्व करते हैं और ये हमारे पास है फैंस के लिए, तो हम लिख देते हैं फॉर फैंस। जी, अब सबसे पहले सेम उसी तरह से वही स्टेप जो हमने बल्ब के लिए यूज़ किए हैं वही हम यूज़ करेंगे कि हमारे पास पावर ऑफ वन फैन इक्वल टू कितनी है हमारे पास, एक फ़ैन की पावर कितनी है 75 वाट। तो हम लिख देते हैं ये होगी हमारे पास 75 वाट। अब कितने फ़ैन हैं हमारे पास, 4 फैन हैं, तो पावर ऑफ 4 फैन इक्वल टू हो जाएगा 75 मल्टीप्लाइड बाय 4, तो टोटल पावर जो है हमारे पास आ जाएगी 300 वाट। उसके बाद अब हम टाइम देखेंगे कि 10 आवर्स डेली यूज़ हो रहे हैं और कितने दिनों के लिए यूज़ होना है, 30 डेज के लिए यूज़ होना है। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा कि टोटल टाइम इक्वल टू 10 आवर्स डेली यूज़ हो रहे हैं, 30 डेज के लिए यूज़ होते हैं, तो टोटल टाइम हमारे पास आ गया 300 आवर्स आ गया। और उसी तरह से कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट, एक सिंगल प्राइस जो है यूनिट की वो हमारे पास कितनी है, वो RS4 है। और हमने फाइंड करनी है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जी, तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इस न्यूमेरिकल के इस पार्ट को, कि फार्मूला वही कि वी नो दैट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। हाँ जी, तो इस पार्ट में हमारे पास कितने वाट हैं टोटल 300, टाइम कितना है हमारे पास 300 डिवाइडेड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ पे जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 360। तो हमारे पास आंसर आया RS 360 और ये कॉस्ट आ गई हमारे पास किसके लिए, फैंस के लिए। अब हम चलते हैं हमारे पास नेक्स्ट पार्ट की तरफ, और नेक्स्ट है हमारे पास सी पार्ट। सी पार्ट में क्या है कि 1 TV ऑफ 100 वाट विच इज़ यूज्ड 5 आवर्स डेली। हमारे पास एक टीवी है और उसकी पावर हम लिख लेते हैं जी, सी पार्ट में फॉर टीवी, सो पावर ऑफ टीवी वो है 100 वाट और एक ही है, तो टोटल पावर हमारे पास कितनी होगी 100 वाट ही होगी। ठीक है, उसके बाद टोटल टाइम हम लिखेंगे। अब टीवी जो है वो डेली कितने टाइम के लिए यूज़ हो रहा है, 5 आवर्स डेली यूज़ हो रहा है, और कितने दिनों के लिए यूज़ होता है 30 डेज के लिए। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 30 इक्वल टू 150 आवर्स हो गए। और कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट वो कितना है हमारे पास, वही RS4, और हमने क्या फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं सेम उसी तरह से कि वी नो दैट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई कर देंगे कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट के साथ। जी, तो वाट कितने हमारे पास 100, टाइम कितना है हमारे पास 150 डिवाइडेड बाय 1000 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा RS 60। तो ये हमारे पास कॉस्ट आ गई इलेक्ट्रिसिटी की, किसके लिए, टीवी के लिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट बी पार्ट में हमें, डी पार्ट में हमें कहता है कि
1 इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1000 वाट विच इज़ यूज्ड 2 आवर्स डेली। तो यहाँ पे हम वाट भी लिख लेते हैं और टाइम भी लिख लेते हैं। तो डी है हमारे पास फॉर आयरन। सो पावर हमें कितनी दी गई है, पावर ऑफ आयरन विच इज़ इक्वल टू 1000 वाट, और हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा कि 2 आवर्स डेली यूज़ हो रहा है, और कितने डेज़ के लिए यूज़ होता है, 30 के लिए। तो हमारे पास टाइम कितना आ गया, 60 आवर्स आ गए। और कॉस्ट ऑफ सिंगल यूनिट वो हमारे पास कितना है, वो है 4 रुपीज़। तो उसके बाद फाइंड क्या करना है हमने, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है। सेम वही फार्मूला, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि वी नो दैट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इक्वल टू वाट मल्टीप्लाइड बाय टाइम इन आवर्स डिवाइडेड बाय 1000, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। जी कितने वाट है हमारे पास, 1000 मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है हमारे पास, 60 ओवर 1000 और मल्टीप्लाइड बाय 4। 1000 से 1000 कैंसिल हो जाएगा, 60 के 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने रुपीज़ आ जाएंगे, 240। तो ये हमारे पास सारे पार्ट जो है वो अलहदा से सॉल्व हो गए। अब हम हर पार्ट की जो कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज़ इक्वल टू, जी तो हम बारी बारी सबको जो है वो ऐड करते हैं। फर्स्ट के लिए हमारे पास कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आई थी 360, सेकंड के लिए भी आई थी हमारे पास 360, थर्ड के लिए हमारे पास है 60, और लास्ट के लिए हमारे पास है 240। तो अब हम ऐड कर देते हैं 360 प्लस 360 प्लस 60 एंड प्लस 240। तो हमारे पास टोटल प्राइस जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1020 रुपीज़ आ जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। A 100 watt lamp bulb and 4 किलोवाट वाटर हीटर। ये हमें यहाँ पे दो चीज़ें दी गई हैं, हम इनको ना सेपरेट से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे फॉर बल्ब के लिए, और यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फॉर वाटर हीटर के लिए। दोनों का गिवन डाटा भी हम सेपरेट से लिखते जाते हैं और दोनों को हम सेपरेट से सॉल्व भी करते जाते हैं। अब हमारे पास बल्ब की पावर कितनी है, P1 कह देते हैं, ये है हमारे पास 100 वाट, और हमारे पास हीटर की पावर कितनी है, इसको हम P2 कह देते हैं, वो है हमारे पास 4 किलो वाट, और किलो को हम लिख लेते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ वाट हो गया। आर कनेक्टेड टू 250 वोल्ट, दोनों जो है वो 250 वोल्ट से कंबाइन किए गए, दोनों के वोल्टेज सेम हैं, वो है 250 वोल्ट। ए पार्ट, दोनों के लिए हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे। द करंट विच फ्लो इन ईच अप्लायंस, हमने फाइंड करना है करंट, और करंट यहाँ पे बल्ब है तो हम इसके लिए I1 लिख लेते हैं, और यहाँ पे भी हम ए पार्ट सॉल्व करेंगे और हमने फाइंड करना है करंट, और यहाँ पे हम कह देते हैं I2 वाटर हीटर के लिए। अब सिंपल सा क्वेश्चन, पहले हम बल्ब के लिए सॉल्व कर लेते हैं। गिवन डाटा देखें, हमारे पास पावर है, हमारे पास वोल्टेज है, हमने क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है। तो वी नो दैट सिंपल फार्मूला फॉर पावर कि P इज इक्वल टू होता है IV, P इज इक्वल टू IV। अब हमारे पास अगर यहाँ पे P1 है तो क्या हो जाएगा, I1, सो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा P1 ओवर V। अब पावर कितनी है हमारे पास, पावर है 100
और वोल्टेज कितने हैं हमारे पास, वोल्टेज है 250। तो हमारे पास करंट कितना आ जाएगा बल्ब के लिए, 0.4 करंट है तो यूनिट आ जाएगा एम्पेयर। तो ये हमारे पास आ गया बल्ब के लिए। इसी तरह से अब हम सॉल्व कर लेते हैं किसके लिए, वाटर हीटर के लिए। अगेन सेम वही फार्मूला पावर का कि P इक्वल टू आई वी। अगर हमारे पास यहाँ पे P2 है तो करंट फिर क्या होगा I2। सो I2 इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा P2 ओवर V। अब पावर कितनी है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻3 और वोल्टेज वही सेम है 250। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 और करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो ये आ गया हमारे पास करंट किसके लिए, हीटर के लिए। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में क्या कहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज़। जब इनको यूज़ किया जा रहा होगा तो हमने फिर हर अप्लायंस की क्या फाइंड करनी है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस फॉर बल्ब इसे हम कह देते हैं R1। और इसी तरह से बी पार्ट हम सॉल्व करेंगे हीटर के लिए, तो इसकी भी हम क्या फाइंड करेंगे, रेजिस्टेंस, इसे हम कह देते हैं R2 फाइंड करें। अब दोनों अप्लायंसेस जब यूज़ हो रही होंगी तो इसमीन वो करंट जो है वो कंज्यूम कर रही होंगी। तो इसीलिए अब हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे सिंपल ओहम्स लॉ कि वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। अब अगर हमारे पास यहाँ पे I1 होगा तो ये क्या होगा, R1 होगा। तो अब R1 हम फाइंड कर लेते हैं, वो हो जाएगा V ओवर I1 जी। अब V कितना है 250, I1 अभी हमने फाइंड किया बल्ब के लिए कितना है 0.4, तो 250 ओवर 0.4 आंसर आ जाएगा हमारे पास 625 और हमने फाइंड किया है रेजिस्टेंस तो यूनिट आ जाएगा ओहम। इसी तरह से अब हम सॉल्व कर लेते हैं R2 को। तो वी नो दैट अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। अगर हमारे पास यहाँ पे R2 है तो ये क्या होगा I2। तो R2 के लिए फार्मूला हो जाएगा V ओवर I2। अब V है हमारे पास 250 और I2 करंट आया था हीटर के लिए हमारे पास 16। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाएगी जब हम इसे डिवाइड करेंगे 15.62 और रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम। तो ये हमारे पास आ गई हीटर की रेजिस्टेंस। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 14.11। हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और यहाँ से लिखते हैं हम गिवन डाटा। क्या रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओहम हमें दी गई है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं R से और वो है हमारे पास 5.6 ओहम। कनेक्टिंग अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट, हमें वोल्टेज गिवन है और जिसको हम डिनोट करते हैं V से और वो है हमारे पास 3 वोल्ट बाय मींस ऑफ अ वायर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर। हमें करंट दिया गया है और जिसको हम डिनोट करते हैं I से और वो है हमारे पास 0.5 एम्पेयर पासिस थ्रू द रजिस्टर। हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले ये पार्ट के पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर। पहले हम ये पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं कि पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर इसे हम कह देते हैं कि हमने P1 फाइंड करना है, पावर डेसिपेटेड इन द रजिस्टर। अब पावर का कौन सा फार्मूला हम यूज़ करेंगे, थोड़ा सा आप रफ में देख लें कि हमारे पास जो है पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू आई वी, रेजिस्टेंस इन्वॉल्व नहीं है, नहीं यूज़ कर सकते। P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। क्या हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं पावर के लिए कि जब रजिस्टर जो है पावर डेसिपेट कर रहा होगा, इट्स मीन रजिस्टर पावर डेसिपेट कब करेगा, जब उसमें से क्या फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा। तो इट्स मीन ये फार्मूला हम फाइंड कर सकते हैं फॉर पावर डेसिपेटेड इन अ रजिस्टर। तो वी नो दैट P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर
और यहाँ पे हमारे पास P1 है, तो I की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.5, इसका स्क्वायर आ जाएगा, और रेजिस्टेंस हमारे पास कितनी है 5.6। तो यहाँ पे हमारे पास पावर जो डेसिपेट हो रही है रजिस्टर में 0.5 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 5.6, तो आंसर आ गया 1.4। पावर है तो यूनिट आ जाएगा वाट। तो ये हमारे पास आ गया P1। अब इसी तरह से अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट बी पे। द टोटल पावर प्रोड्यूस बाय द बैटरी। बैटरी कितनी टोटल पावर प्रोड्यूस कर रही है, बी पार्ट हम लिख लेते हैं कि टोटल पावर प्रोड्यूस बाय बैटरी, जिसको हम कह देते हैं कि हमने P2 फाइंड करना है। अब P2 फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे। अब अगेन वही के पावर के लिए हमारे पास फार्मूला है P = IV। अब क्योंकि बैटरी जो पावर प्रोड्यूस कर रही है वो हम कहाँ से देखेंगे, बैटरी के वोल्टेज से, तो इसमें हमें यही फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा बैटरी की पावर के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि P = होता है IV, इसे हम P2 लिख देते हैं। I हमारे पास कितना है गिवन डाटे में, I है हमारे पास 0.5 और V हमारे पास कितना है 3। दोनों वैल्यूज पुट कर दें, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो आंसर आ गया हमारे पास 1.5। पावर है तो यूनिट आ जाएगा वाट। तो ये दो पावर्स हमने फाइंड कर ली, एक पावर जो रजिस्टर में डेसिपेट हो रही है और दूसरी पावर जो बैटरी प्रोड्यूस कर रही है। अब दोनों को अगर आप गौर से देखें कि बैटरी प्रोड्यूस कर रही है 1.5 वाट और जो रजिस्टर में यूज़ हो रही है वो कितनी है 1.4 वाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों पावर्स में डिफरेंस है। अब तीसरे क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है उसने कि गिव द रीज़न ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज़। इन दो पावर्स में जो फ़र्क आया है उसकी रीज़न क्या है। तो अब हम रीज़न लिखते हैं पार्ट नंबर 3 में, क्योंकि हमारे पास बैटरी की कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होती है जिसकी वजह से कुछ पावर जो है वो लॉस हो जाती है। तो इसीलिए अब हम लिख देंगे बिकॉज some power is lost by the internal resistance of the battery। कि हमारे पास जो डिफरेंस आया है ये कुछ पावर जो है बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास ज़ाय हो जाएगी, लॉस्ट हो जाएगा। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 14.11। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।